नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कानून मंत्री का कॉल रिकॉर्डिंग लीक, भाजपा सरकार में मचा हड़कंप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं बिल्किस केस में दोषियों की रिहाई पर राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में गेम चेंजर वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, कमलनाथ ने तैयार कर लिया है मास्टर प्लान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा नहीं देंगे हरिवंश, जेडीयू ने खेला नया दांव। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, राजनीतिक दलों को वादा करने से नहीं रोक सकते। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कानून मंत्री का कॉल रिकॉर्डिंग लीक, भाजपा सरकार में हड़कंप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली घटनाओं के कारण तो कभी सत्तारूढ़ बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर मीडिया में समय समय पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अक्षम नेतृत्व को लेकर खबरें आती रही हैं कि बीजेपी आलाकमान अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें हटा सकता है। इन अटकलों के बीच राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी की कथित वायरल कॉल रिकॉर्डिंग ने सत्ताधारी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं बिल्किस केस में दोषियों की रिहाई पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिल्किस बानो केस में सभी आरोपियों को रिहा किए जाने के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। बिल्किस के साथ जो हुआ वो 2002 का गोधरा हिंसा के दौरान का मामला है और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। और अब इस मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को उस वक्त निशाने पर लिया जब सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उन्होंने नारी शक्ति का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में गेम चेंजर वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, कमलनाथ ने तैयार किया मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी हर उस वर्ग को साधने में जुट गई है जो प्रदेश की सियासत में अहम साबित होता है, क्योंकि देश में जैसे ही कोई राज्य चुनाव की तरफ बढ़ता है वहां जातिगत समीकरणों की बात हमेशा शुरू हो जाती है। कांग्रेस प्रदेश के ऐसे ही एक बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी में शुरू कर दी है और क्योंकि ये 15% वोट बैंक प्रदान कर सत्ता में गेम चेंजर माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का तो यहाँ तक का मानना है कि इस 15% वोट बैंक की वजह से ही 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी और ऐसे में कांग्रेस की नज़र अभी से इस वोट बैंक पर है तो बीजेपी भी इस बात से अनजान नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा के उपसभापति पर बने रहेंगे हरिवंश, जेडीयू ने खेला यह नया दांव। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि बिहार में बदली सियासी बयार का असर राज्यसभा तक पहुँच गया है। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा के उपसभापति पद से हरिवंश नारायण भी इस्तीफा दे देंगे और इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह खुद सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हरिवंश नारायण को अपने पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जेडीयू का एनडीए से अलग होना एक राजनीतिक फैसला है। जहां तक कि उच्च सदन में डिप्टी स्पीकर के पद की बात है तो उसका बिहार के सियासी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, राजनीतिक दलों को वादा करने से नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकार धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है और कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक की मांग की गई थी और इस पर सुनवाई हुई है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक की सरकार पर खतरा, लीक ऑडियो में बोले मंत्री सरकार चला नहीं रहे, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में जब से बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार ऐसी चर्चाएं उठी हैं कि बोम्मई को सीएम पद से हटाया जा सकता है और अब एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राज्य की सरकार चल नहीं रही बल्कि किसी तरह मैनेज की जा रही है। राज्य के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी है और मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने इस वायरल क्लिप में कहा कि किसी तरह 8-9 महीने खींचना है बस। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी ये स्वीकार किया है कि यह ऑडियो सही है। हालांकि उनका कहना है कि इसे गलत संदर्भ में लिया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन की सरकार का विस्तार, बिहार में नीतीश कैबिनेट के 5 शक्तिशाली मंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बन चुकी है और महागठबंधन की सरकार का विस्तार हो गया है जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें जो 5 सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं वो हैं विजेंद्र यादव, जिनको आपको बता दें कि ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और यहाँ इनको मंत्रालय मिला है और ये भी एक पावरफुल मिनिस्टर में गिने जाएंगे। दूसरे हैं मदन साहनी। मदन साहनी 3 बार के एमएलए, इनको सैनी समाज से होने का लाभ मिला है और मदन सैनी मंत्री भी रह चुके हैं और ये दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और दोस्तों अशोक चौधरी तीसरा नाम है, ये भी मंत्री बनाए गए हैं। संजय कुमार झा और विजय कुमार चौधरी, ये 5 लोग हैं जो ताकतवर बना दिए गए हैं यहाँ पर नई सरकार में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा होगा लेकिन वो असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और कश्मीरी पंडितों पर हुए आतंकी हमले के बहाने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का राग अलापा है जिसे मोदी सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 को हटाने से कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा होगा लेकिन वो असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में बीजेपी द्वारा नियुक्त LG हैं, मोदी का प्रशासन है, वो नाकाम साबित हुआ। 370 को हटाया गया कि कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा होगा लेकिन वो असुरक्षित हैं, कश्मीरी पंडित छोड़कर जाना चाहते हैं और ये मोदी सरकार की नाकामी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। वही शोपिया में कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि समय आ गया है कि पीएम और गृह मंत्री अपनी कश्मीर नीति को लेकर देश को संबोधित करें और श्वेत पत्र पेश करें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बताए कि आखिर क्यों उसकी कश्मीर नीति विफल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार दोनों भाई शोपिया के चोटीगाम गांव में एक सेब के बागान में थे और तभी आतंकियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा, तारिक अनवर का बयान, देश में विनाशकारी ताकतें हैं सक्रिय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कई मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और इसी सिलसिले में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि देश को भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रमों की बेहद ज़रूरत है। कांग्रेस ने कहा कि देश में विनाशकारी ताकतें बहुत सक्रिय हैं। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इन विनाशकारी ताकतों को संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि हाल ही में उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि पार्टी को लोगों से जुड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सत्तारूढ़ भाजपा और RSS द्वारा बनाई गई विभाजनकारी ताकतों की विचारधारा का कड़ा विरोध करना चाहिए। तारिक अनवर ने आगे कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। देश में विभाजनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर विभाजित करने के मिशन के साथ सक्रिय हैं। ये ताकतें उस पार्टी के खिलाफ भी काम कर रही हैं जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी को मनाने में जुटी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी की संभावना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से करेगी और ये यात्रा लंबी चलने वाली है और इसीलिए
अगर तब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ तो इसमें और देरी की संभावना है। और दोस्तों, कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मनाने में अब तक असफल रहे हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी हो सकती है। राहुल गांधी ने फिलहाल चुनाव लड़ने से स्पष्ट संकेत कोई नहीं दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई साफ जवाब न मिलने की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई जा रही, जिसमें चुनाव की तारीख को ऐलान होना है। और कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक उसने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगामी चुनाव को लेकर माहौल बनाने में जुटी पार्टियां यात्राएं कर जनता को साधेंगे दोनों दल के प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी यात्राओं के जरिए माहौल बनाने में लग गई है और इसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बीजेपी के लिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश में अपनी यात्राओं के जरिए 2023 के लिए जीत मार्ग प्रशस्त करेंगे। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और बीजेपी सरकार ने मिशन 2023 के लिए प्रधानमंत्री के आगमन के हिसाब से 5 मेगा प्रोजेक्ट की रणनीति बनाई हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना सीएम और राज्यपाल के बीच में हुई अनबन। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना से बड़ी खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन के बीच तल्खी सामने आई है। सीएम चंद्रशेखर राव राज्यपाल के आवास पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस की शाम राजभवन में एट होम कार्यक्रम रखा गया था। माना जा रहा था कि चंद्रशेखर राव कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, लेकिन अंतिम समय में किसी कारण से कार्यक्रम में नहीं आए। और हालांकि बीते महीने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर राव ने राज्यपाल के साथ संबंधों के सुधरने के संकेत दिए थे, लेकिन अब कार्यक्रम में शामिल ना होने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीती रात राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एट होम कार्यक्रम की तस्वीरें ट्वीट की गई थी और राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर राजभवन में एट होम डिनर की मेजबानी करते हुए खुशी हुई। गौरतलब है कि चंद्रशेखर साल 2020 तक राज्यपाल के एट होम कार्यक्रम में शामिल होते